कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एचपी बोर्ड का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको आज हम लोग सोल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग। तो जो आप लोगों का मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें जो सेक्शन ए है उसमें रहेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर जो सोल्यूट को अगर आप लोग डिसोल्व करोगे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर। तो जो सोल्युबिलिटी होती है सॉलिड सोल्यूट की इन लिक्विड सॉल्वेंट वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। उसके बाद नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। और फोर्थ है आप लोगों का पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर जो सोल्युबिलिटी होती है सॉलिड की लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, वो आप लोगों का कौन सा फैक्टर है? वो है आप लोगों का प्रेशर। आगे बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडक्शन टेक प्लेस एट। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिडक्शन होती है वो कहां पर होती है। ठीक है, तो बच्चों वो जो रिडक्शन होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड में जाकर होती है। अगर बात करूं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की, तो ये आपसे पूछ रहा है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ डैश इंक्रीजेस। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी किसकी इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों आप लोगों का सिलिकॉन की, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा कौन सा करेक्ट रहेगा बच्चों आप लोगों का, सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की। ये पूछ रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विच इंक्लूड। ये आप लोगों से ये पूछ रहा है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाफ सेल इज मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन विच इंक्लूड। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो याद रखना जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन की वो कितनी रहती है बच्चों आप लोगों की, 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है। और जो टेम्परेचर रखा जाता है वो बच्चों कितना रखा जाता है, 298 केल्विन रखा जाता है। और जो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है बच्चों आप लोगों का, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का ए हो जाएगा। ऐसे बोल सकता हूं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। द मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग इज। अब आप लोगों को ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और आप लोगों को ये बताना है कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अगर मैं बात करूं बेसिक की, तो बेसिक का मतलब ये है कि जो विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना बच्चों, यहां पर आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि आप लोगों को यह बताना है कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो बेसिक देखने के लिए आप लोगों ने क्या देखना है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने लोन पे इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर मैं पहले मॉलिक्यूल को देखूं तो ये एनिलीन है। इसमें जो आप लोगों के जो इसके पास क्या है यहां पर बच्चों, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर डोनेशन करने के लिए क्या है, अवेलेबल है। लेकिन ये जो आप लोगों का लोन पेयर है ये इसके साथ किसमें बच्चों, रेजोनेंस में क्या है, बिजी है। अगर मैं बात करूं एनिलीन की, तो एनिलीन में ये जो इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो बिजी है किसमें, रेजोनेंस में। तो इसीलिए इजीली क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बच्चों इसकी CH3NH2। तो इसमें क्या लग रहा है बच्चों आप लोगों का, इसके ऊपर यहां पर अगर मैं बात करूं मीथेन अमाइन की, तो इसके पास भी लोन पेयर है। पर इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है आप लोगों का, इसमें लग रहा है प्लस साइड इफेक्ट। अगर बात करूं अगले वाले मॉलिक्यूल की, तो उसमें क्या है CH3CH2, इसके पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। तो यहां पर क्या लग रहा है बच्चों, प्लस साइड इफेक्ट लग रहा है। अगर बात करूं फोर्थ मॉलिक्यूल की, तो वो है आप लोगों का नाइट्रोएनिलीन। तो इसमें बच्चों आप लोगों का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसमें लग रहा है आप लोगों का माइनस आई इफेक्ट। अब देखो बच्चों ये रेजोनेंस में भी बिजी है, दूसरा यहां पर क्या लग रहा है, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये अपनी तरफ खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिसकी वजह से ये भी इजीली क्या नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये दोनों तो बाहर हो गए। अब बात करता हूं इन दोनों में, तो याद रखना जो आप लोगों का इथाइल ग्रुप होता है उसका प्लस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बच्चों बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये आप लोगों का बहुत ज्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, सी ऑप्शन इसका आप लोगों का रहेगा। आगे बात करता हूं बच्चों, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3 पॉजिटिव। अगर बात करें, ये पूछ रहा है कि बता आप लोगों को ये बताना है कि जो Fe3 पॉजिटिव है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर मैं Fe3 पॉजिटिव की बात करूं बच्चों, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों आप लोगों का, वो होता है 26। एटॉमिक नंबर होता है बच्चों इसका कितना, 26। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s2। अगर बात करें, ये आई आप लोगों की किसकी, आयरन की। अगर यहां से अगर मैं Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं बच्चों, तो वो हो जाएगी 3d5 और 4s, क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, 0। अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं डी के, तो उसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4, और ये कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। तो अगर मैं इसको फिल करूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा आप लोगों का बच्चों कौन सा, सी। आगे बात करते हैं बच्चों, इन द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन द रोल ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 इज 2। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं बेंजीन की क्लोरीनेशन करूं, बेंजीन की क्लोरीनेशन करूं, ठीक है, आप लोगों ने बच्चों ये हेलोजिनेशन के नाम से पढ़ा होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो आप लोगों से ये पूछ रहा है कि बताओ, जब मैं बेंजीन की क्लोरीनेशन करूंगा तो जो आप लोग जो ये एनहाइड्रस AlCl3 डालते हो, इसका रोल क्या होता है। तो इसका काम होता है एज अ लुइस, मतलब एज अ कैटलिस्ट, इसका क्या होता है यहाँ पर काम होता है। तो इसीलिए जब इसको रिएक्शन को हम लोग आगे करेंगे तो ये आपको देगा, ये रिएक्शन क्लोरो बेंजीन बना के देगा, ठीक है बच्चों। और साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ पर HCl निकल जाएगा। इस AlCl3 का काम होता है एज अ कैटलिस्ट, इसके सिवा इसका कोई और काम नहीं होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बच्चों क्या होगा आप लोगों का, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो इसका डी क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन होगा बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, which of the following is the correct IUPAC name for CH3CHO। आपसे IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ रहा है किसका, CH3CHO का। अगर बात करें इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिखता हूं बच्चों, तो जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से की जाती है। तो यहां पर 1 आएगा और यहां क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। अगर बात करूं कितने कार्बन आगे बच्चों, 2 कार्बन आगे, तो एक कार्बन होता तो बोलते हैं मिथ, अगर 2 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इथेन। क्या बोलते हैं हम लोग, इथ। और यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया इसमें, इथेन। अब यहां पर फंक्शन ग्रुप जो होता है उसका जो फिक्स होता है, यहां पर जो फंक्शन ग्रुप है वो है आप लोगों का बच्चों क्या, एल्डिहाइड। क्या है बच्चों आप लोगों का, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो बच्चों फिक्स होता है वो होता है आप लोगों का अल। उसका जो फिक्स होता है क्या होता है बच्चों आप लोगों का, अल। तो ये बन जाएगा इथेनॉल। तो यहां पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें, मिथेनॉल नहीं हो सकता, इथेनॉल नहीं हो सकता, मिथेनॉल भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या रहेगा आप लोगों का, ए। तो आप लोगों का आंसर कौन सा आएगा बच्चों, ए। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब ये बोल रहा है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स जो होते हैं बच्चों आप लोगों के इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है RCOH, और अगर मैं कीटोन की बात करूं तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये बोल रहा है कि दोनों किसके लिए जा रहे हैं, रिएक्शन करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं। और कहां पर रिएक्ट करेंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें ये कार्बन पे क्यों जा रहा है, देखो यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर क्या होगा, देखो अगर यहां नेगेटिव है तो यहां क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होगी इनके बीच में। अगर यहां पर ये नेगेटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अगर आप लोग इसको जरा से ध्यान से देखेंगे तो एक चीज समझ में आ रही होगी, पोलैरिटी अगर मैं लगाऊं, अगर बच्चों हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो हम लोगों को ये पता लग रहा है कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगाऊं, RC डबल बॉन्ड O ऐसे करके लिख दूं मैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा बच्चों, किसकी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या क्या निकलते हैं, जरा थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर देखते हैं। ये बोल रहा है कि ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनाइल कार्बन। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, नहीं होगा इलेक्ट्रॉन रिच, ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है, जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया।
अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल कार्बन, तो ये बात सही है। दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनाइल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास वो रिएक्शन थोड़ी करने जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल ऑक्सीजन, तो ये बात भी क्या है बच्चों आप लोगों की, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं द इनिशियल कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 32 मोल पर लीटर एंड टी हाफ इज 10 मिनट, द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर आफ्टर हाफ एन आर विल बी। अब बच्चों ये आप लोगों के कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों का है केमिकल काइनेटिक्स से है। अब ये क्या क्या बोल रहा है, या आप लोगों को बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है आप लोगों की, इनिशियल कंसंट्रेशन है आप लोगों की, कंसंट्रेशन यानी कि मैं इसको लिख रहा हूं ए नोट, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो है आप लोगों की 32 मोल पर लीटर जो है इसकी आप लोगों की इनिशियल कंसंट्रेशन है। और इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है, हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है, बोलने का मतलब टी हाफ दिया हुआ है। कितना दिया बच्चों आप लोगों को, 10 मिनट दिया हुआ है। अच्छा बच्चों हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड होता है जब इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ हाफ एन आवर के बाद जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी बचेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं हाफ एन आवर की बात करूं, आर की बात करूं, तो इसका मतलब उसमें मिनट कितने होंगे बच्चों, 30 मिनट होंगे। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल कंसंट्रेशन 32 है, अब देखो जब 10 मिनट होंगे तो पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 32 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 60। अब देखो जब 20 मिनट होंगे, जब 20 मिनट होंगे तो ये जो आप लोगों की कंसंट्रेशन बची होगी पहले हाफ लाइफ पीरियड के बाद, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों आप लोगों की 8 आ जाएगी। और निकालना कितने के लिए, 30 मिनट के लिए निकालना है, तो दोबारा फिर से क्या हो जाएगी आप लोगों की जो आप लोगों की 20 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन आई थी उसका क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से हाफ हो जाएगा। कितनी आई थी बच्चों आप लोगों की 8 आई थी, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा आंसर 4। आप लोगों का क्या यहां पर क्या मिल जाएगी, मोल पर लीटर आप लोगों की क्या हो जाएगी, यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो बच्चों लगा पता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगला है आप लोगों का असर्शन है। ठीक है, पूछ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। ये बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से जो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रीजन दे रहा है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देमसेल्व्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डायमर्स। अगर बच्चों मैं असर्शन की बात करूं तो ये बात सही है। क्यों है सही, क्योंकि जो आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या करता है, आप लोगों का डाइमर फॉर्मेशन करता है बाय क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये डाइमर फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपैरिजन टू किसके, तो इसने क्या कर लिया बच्चों, डाइमर फॉर्मेशन कर ली। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों वो क्या कर लेता है, डाइमर फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा हो जाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कंपैरिजन में। अब बोल रहा है इस चीज को प्रूव करने के लिए ये रीजन दे रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देमसेल्व्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स। तो ये बात भी सही है, और ये जो रीजन इसने दिया है ये इस चीज को पूरी तरह से क्या कर रहा है बच्चों, एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर हो गया बच्चों आप लोगों का ए। आगे बात करते हैं बच्चों, ये भी असर्शन है फिनोल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। और रीजन दे रहा है द फिनोक्साइड आयन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम फिनोल इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस whereas the ethoxide ion is not। तो अगर बच्चों मैं असर्शन की बात करूं तो असर्शन में ये बोल रहा है कि जो फिनोल होता है आप लोगों का, इसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों, फिनोल बोलते हैं। और दूसरा आप लोगों को इथेनॉल दिया हुआ है,
CH3CH2OH। अब ये बोल रहा है कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेरिजन टू इथेनॉल। तो ये बात सही है। क्यों है सही? अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर आप लोगों ने कभी भी एसिडिक वाला कोई भी कंसेप्ट देखना होता है तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले यहां से हाइड्रोजन हटाना है, क्योंकि मुझे पता है एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर बच्चों H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, तो यहां से जब मैंने H पॉजिटिव हटाया तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा बच्चों वो बनेगा फिनो ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? फिनो ऑक्साइड बनेगा। और अगर मैं यहां से H पॉजिटिव हटाता हूं तो ये बनेगा CH3CH2O नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना होता है, एसिडिटी देखने के लिए आप लोगों ने क्या देखना होता है, जो बनने वाला नेगेटिव आयन होता है जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों? एसिडिक होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों फिनोल की, तो फिनोल के अंदर क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है? रेजोनेंस के थ्रू। किसके थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है बच्चों? रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा क्या हो जाती है? इथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर मैं इथेनॉल की ही बात करूं तो इथेनॉल में ओनली क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, और ये जो एल्काइल ग्रुप इसके पास लगा हुआ है ये इसको क्या दे रहा है? प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसीलिए आप लोगों का जो फिनोल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू इथेनॉल के। बात समझ में आई बच्चों? तो असर्शन देख लेते हैं, फिनोल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। सही बात है। दूसरा बोल रहा है द फिनो ऑक्साइड आयन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम फिनोल is stabilized by the resonance whereas the ethyl oxide ion is not। तो ये बात सही है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फिनो ऑक्साइड। तो ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी, तो इसका मतलब ये बात भी सही है और इसका रीजन जो है वो भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं बच्चों सेक्शन बी की, जो आप लोगों को रहेगी कैसी? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की आप लोगों को रहेगी। तो इसमें पहला ही आप लोगों का क्या है? न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों को किस चैप्टर से आया हुआ है? ये आया हुआ है आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। किससे आया बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है बच्चों, अब देखो बोल रहा है कैलकुलेट ई सेल फॉर द गिवन सेल इफ ई नोट सेल इज 2.7 वोल्ट मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव। आगे इन्होंने सेल नोटेशन आप लोगों को लिख के दी हुई है इन्होंने, ठीक है, जिसमें Mg2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर देके रखी है, और कॉपर 2 पॉजिटिव की देके रखी है बच्चों 0.0001 मोलर आप लोगों को देके रखी हुई है। और आपसे क्या पूछ रहा है? ई सेल पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं बच्चों, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे बच्चों। यहां पर किसकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी? हमेशा याद रखना, जो ऑक्सीडाइज हो रही होगी स्पीसीज उसी की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? यहां पर लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर उस स्पीसीज की हम लोग कंसंट्रेशन लिखते हैं जो क्या हो रहा होता है बच्चों? रिड्यूस्ड हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस सेल नोटेशन को देखें तो हम लोग ये बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है आप लोगों की? ऑक्सीडेशन होती है, और राइट हैंड साइड में क्या होती है आप लोगों के बच्चों? रिडक्शन होती है। तो इसका मतलब आप लोगों का जो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में है जो Mg जो है वो Mg2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। कभी भी इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को करने से पहले आप लोगों ने ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रही है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहां पर क्या होगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस क्या होगा यहां पर बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यहां पर किसकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी? Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी ऑक्सीडाइज की जगह पे। अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे, वहां पर क्या हो रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये बन जाएगा आप लोगों का कॉपर सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी ओवरऑल रिएक्शन बनाएं तो ओवरऑल रिएक्शन बनके क्या आएगी? ये इलेक्ट्रॉन आपस में कट आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी Mg प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स यू क्या हो जाएगा आप लोगों का? Mg2 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। बस आप लोगों ने क्या करना है? नर्स्ट इक्वेशन याद रखनी है, तो वही मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो इसको मैंने यहां पर सीधा क्या लिख दिया? ऑक्सीडाइज्ड, और डिवाइड में क्या लिख दिया? रिड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, अगर आगे बात करें हम लोग फिर क्या करेंगे? इनकी ऑक्सीडेशन, जो आप लोगों की जो कंसंट्रेशन है वो आप लोगों ने इनकी जगह पे जहां पर ऑक्सीडाइज लिखा है वहां पर आप लोगों ने यहां क्या कर देनी है? फिल कर देनी है।
ठीक है बच्चों, फिल करने के बाद अब ये थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन होती है, मैं इसको 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूं। अब क्या होगा, ये जो आप लोगों का ई सेल इज इक्वल टू 2.7। अच्छा बच्चों, कई बच्चों को यहाँ पर यहाँ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर जो ई नोड सेल है वो आप लोगों को दिया हुआ है 2.7 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन कई जगह पे क्या होता है, इनकी जो आप लोगों की Mg2 पॉजिटिव होगी, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग दी होगी, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर होगी तो उसके केस में उसकी वैल्यू अलग दी होती है। तो उसके केस में आप लोगों ने याद रखना है ई रिड्यूस्ड माइनस ई ऑक्सीडाइज्ड होता है बच्चों, आप लोगों को ई नोड सेल निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर वो क्वेश्चन होता वैसा होता तो उसमें आप लोग वैसे करते। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू, अगर मैं क्या देखो एन क्या निकालना है, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैंने एन की जगह पे क्या भर दिया, 2 भर दिया। आगे क्या होता है लोग, ऑक्सीडाइज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ इसको 0.001 मोलर, तो मैं ये वाला पोर्शन उठा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 इंटू 10⁻⁻³ 1 इंटू 10⁻⁴। आगे अगर मैं सोल्व करूं तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.7 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log, अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो ये 10⁻⁻³ है, 10⁻⁴ है। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको और सोल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.7 वोल्ट माइनस 0.0591 एन, और ये 10⁻⁻⁴ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁴ जब ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये ऊपर जाके जो -4 होगा ये प्लस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 10⁻³ ठीक है बच्चों, और ऊपर की तरफ गया तो 10⁻⁴ कितना हो गया आप लोगों का, -4 प्लस का 4 हो गया, और यहां पर क्या गया माइनस। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये जो आप लोगों का 10⁻⁻⁴ है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये जब आप लोगों को पता है जब बेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। तो -3 + 4 कितना बच जाएगा आप लोगों का, 10⁻1 बच जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log 10। अब आप लोगों को पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बस इसको आप लोग सोल्व करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 2.6705। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बोल रहा है कि आप लोगों ने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए आप लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट जो है वो आप लोगों ने ड्राइव करनी है। तो इसके लिए करने के लिए इन्होंने बोला, इसको करने से पहले आप लोगों को पता है डेरिवेशन करनी होती है इसकी, सिंपल सी है तो देखेंगे। तो लेट अस कंसीडर द फ्लोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड आर गिव्स यू प्रोडक्ट। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन्होंने रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको माना R at a particular instant of time, then the instantaneous rate of reaction at that instant of time is given by। अब ये बोल रहा है कि देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो क्या होती है आप लोगों की, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं। वो क्या होती है, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो किसके बराबर दी हुई है आप लोगों की, K इज इक्वल टू मतलब -dr/dt इज इक्वल टू KR। ठीक है, K जो होता है आप लोगों का क्या होता है बच्चों, रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे क्या करना है आप लोगों ने, ये जो dr/r है इस r को इधर ले आएंगे और dt कहां चला जाएगा बच्चों, इस तरफ चला जाएगा। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड पे। तो ये हो जाएगा dr/r और इज इक्वल टू kddt। तो जब आप लोग इसकी क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू kT प्लस ये जो आप लोगों का I है ये आप लोगों का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं, where I is the constant of integration, the value of this constant I can be calculated from। अब क्या करेंगे, इस I की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, T की वैल्यू को आप लोग क्या लिख दोगे, 0 कर दोगे और इस R को आप लोग क्या बोलोगे, R नोट के बराबर कर दोगे। ठीक है, अब जब आप लोग इसको इस इक्वेशन में भरते हैं तो I की वैल्यू जो रहती है वो क्या आ जाती है आप लोगों की, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ R नोट। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, फिर आप लोग क्या करोगे, ये जो I की वैल्यू आई होती है इस I की वैल्यू को यहां पर आप लोग क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। फिर जब आप लोग इसमें पुट करोगे तो आप लोगों का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आप लोगों का क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1/T log R नोट
डिवाइड बाय आर आप लोगों का यहां पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर ln कर लेना, यहां पर ln होगा। अगर आप देखो कभी भी याद रखना, जब भी आप लोग ln से जब सिंपल लोग में जाते हैं तो आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, तब जाके ये किसमें कन्वर्ट होता है, सिंपल लोग में। तो यहां पर बच्चों आप लोगों का क्या आना था, 2.303 टी लोग आर नोट डिवाइड बाय आर। यहां पर नेचुरल लोग ही रहने देना बच्चों आप लोगों ने। उसके बाद फिर आप लोगों ने आगे जब लिखना होगा तो आप लोगों ने इस फॉर्म में लिख देना। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, वो जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द चिलेट इफेक्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपसे पूछ रहा है कि चिलेट इफेक्ट का क्या मतलब है और आप लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना है। देखो बच्चों, चिलेट होता क्या है, चिलेट इफेक्ट होता क्या है। जब कोई डाइडेंटेट, डाइडेंटेट का मतलब क्या होता है, जब भी लिगेंड क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तो वो जरूरी नहीं है एक ही साइड से कोऑर्डिनेट करे एक टाइम पे। वो एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा जो साइड्स होती है, उसकी कोऑर्डिनेट साइड्स होती है, उससे क्या कर सकता है बच्चों, कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये बोल रहा है व्हेन अ डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स टू और मोर डोनर atoms to bind to the same central metal atom or ion forming a रिंग स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड अ चिलेशन। देखो जैसे बच्चों ये है आप लोगों का 1,2 इथेन डाइअमाइन है। देखो इसमें क्या है, यहां पर डोनेटिंग साइड जो इथेन जो आप लोगों का 1,2 इथेन डाइअमाइन है, उसके पास दो कोऑर्डिनेटिंग साइड्स हैं। एक आप लोगों की ये वाली है और एक कौन सी आप लोगों की ये वाली है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक टाइम पे दोनों साइड से क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके साथ, ऊपर के साथ। और एक कैसी बन रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो ये देखो बच्चों, ये कैसा बन रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा बन रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। कितनी मेंबर रिंग बन रही है, देखो 5 मेंबर रिंग बन रही है, 2 3 4 5। तो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो चिलेट को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब कोई डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड अपनी क्या होती है, 2 और मोर डोनर साइड्स क्या करता है, बाइंड करता है सेम एटम, मेटल एटम के साथ, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों, चिलेट बोलते हो। ठीक है, और याद रखना जो आप लोगों का चिलेटिंग ग्रुप, मतलब जो चिलेटिंग होते हैं, जो चिलेट होती है, रिंग होती है, वो सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चों आप लोगों की, सबसे ज्यादा क्या होता है, वो स्टेबल होता है। जिस जिस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चिलेशन जितनी ज्यादा होती है, वो उतना ज्यादा क्या होता है बच्चों आप लोगों का, स्टेबल होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती हैं, वो बाद की बातें हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला है एक्सप्लेन व्हाई ईथर्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव कंपेयर टू अल्कोहल्स। अब ये पूछ रहा है कि जो ईथर्स होते हैं वो कम क्यों रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू अल्कोहल्स के। तो ethers are quite inert and stable compounds, they are least reactive of the functional group। तो याद रखना जो ईथर होता है बच्चों, वो आप लोगों का क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। उसमें पोलैरिटी भी क्या रहती है बच्चों, बहुत कम रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता कि पोलर नहीं होता, लेकिन उसमें पोलैरिटी जो होती है कम होती है एज कंपैरिजन टू अल्कोहल के। इसी कारण जो ईथर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपैरिजन टू बच्चों अल्कोहल के। ठीक है, अटैक एल्कलीज, डाइल्यूट, मिनरल एसिड, एक्टिव मैटर, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन और बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ईथर एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो याद रखना बच्चों, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप लोगों ने यही लिखना है कि जो ईथर होता है उसमें पोलैरिटी जो होती है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसकी जो रिएक्टिवनेस होती है बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल के। लेकिन अल्कोहल में पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में, ईथर के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। एक्सप्लेन अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। आगे पूछ रहा है कि आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने कोई ऐसा टेस्ट बताना है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के बीच में। तो पहला है आप लोगों का जो टेस्ट है वो कौन सा, आप लोगों का लुकास टेस्ट है। एक विक्टर मेयर टेस्ट भी होता है और एक टेस्ट आप लोगों का कैसा है, लुकास टेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो लुकास टेस्ट में क्या होता है बच्चों, लुकास टेस्ट में जो आप लोगों का अल्कोहल होता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl के साथ। अब जब ये अल्कोहल HCl के साथ बच्चों जब रिएक्शन करता है तो होता क्या है, यहां पर ये वाला इसके साथ रिएक्शन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर।
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर Cr नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो बनेगा कार्बोकैटाइन। क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का? कार्बोकैटाइन। इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा उसमें जो टर्बिडिटी होगी वो जल्दी क्या हो जाती है? अपीयर हो जाती है। ठीक है, और जिसमें जितना कम स्टेबल आप लोगों का क्या कार्बोकैटाइन बनेगा उसमें टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है। अगर मैं बात करूं कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी, तो आप लोगों को पता है जो टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर कौन होता है? प्राइमरी होता है। इसीलिए इसके केस में जो टर्बिडिटी होगी वो इमीडिएटली आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और टच जो आप लोगों का सेकेंडरी होगा उसके अंदर जो टर्बिडिटी होगी उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और प्राइमरी में आपको पता है बच्चों कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा नहीं तो उसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी। तो वही सब इसमें लिखा हुआ है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ अ लुकास reagent which is an equimolar mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chlorides. Alcohols will react with this reagent to form the chloroalkenes. ठीक है बच्चों, as chloroalkanes are insoluble in water, a cloudiness appears. The order of reactivity with respect to alcohol in this reaction, तो ये दिया हुआ tertiary, secondary, primary. Therefore, cloudiness appear immediately in case of a tertiary alcohol, or within 5 minutes in case of a secondary alcohol, and in case of a primary alcohol cloudiness appear only on heating. तो बच्चों समझ में आई? तो उसमें क्लाउड, अगर मैं बात करूं प्राइमरी अल्कोहल की, तो उसमें जो क्लाउडनेस आएगी तो वो कब आएगी? जब आप लोग उसको हीट करोगे तभी आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, व्हाई? अब आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू किसके बच्चों? कीटोन्स के। तो पहला रीजन तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, अगर मैं एल्डिहाइड्स की बात करूं तो ये आप लोगों का एल्डिहाइड्स है, और ये जो आप लोगों का है ये है आप लोगों का क्या बच्चों? कीटोन्स। अगर न्यूक्लियोफाइल को इसके पास आना है, कहां पर? इस कार्बन वाले सेंटर पे आना है। ठीक है बच्चों, कहां पर आना है इसको? इस वाले सेंटर पे आना न्यूक्लियोफाइल को। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन के पास आएगा तो यहां पर क्या लगे हुए हैं बच्चों? बड़े बड़े से एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। किसके केस में? कीटोन के केस में। तो कीटोन के केस में एल्काइल ग्रुप बड़े बड़े से लगे हुए हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा किसको? ये जो आप लोगों का कार्बोनाइल का कार्बन है। इसीलिए ये क्या होगा आप लोगों का? कम रिएक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड में जब आप लोग देखोगे तो एल्डिहाइड में जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो एक है, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहां पर इतने बड़े बड़े ग्रुप नहीं लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े ग्रुप कहां पर लगे हुए हैं बच्चों? कीटोन में लगे हुए हैं। इसीलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना आसान होगा एज कंपेरिजन टू कीटोन। तो बात समझ में आई? तो ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस जो आप लोगों का, due to steric hindrance in ketone, the nucleophile is not easily approached to carbon of the carbonyl group of ketone. But in case of a aldehyde, there is no such a large steric hindrance. Due to this, nucleophile can easily approach the carbon of carbonyl group. ठीक है। दूसरा बच्चों देखो, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर भी क्या बच्चों? न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो यहां पर इसको जब इसके पास आना है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर इस आर ग्रुप का प्लस साई इफेक्ट लग रहा है, और यहां पर प्लस साई इफेक्ट लगाने वाले कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं, जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों? इतनी ज्यादा कम प्रोड्यूस नहीं हो रही है जितनी कहां प्रोड्यूस हो रही है? एल्डिहाइड के केस में प्रोड्यूस हो रही है। इसी कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। इसीलिए ये इजीली यहां पर क्या कर पाएगा? अप्रोच कर पाएगा, जिसकी वजह से एल्डिहाइड क्या होगा? रिएक्टिव ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू कीटोन के। तो बच्चों वही है इसके अंदर, कंसीडर द न्यूक्लियोफाइल, ये इन्होंने थोड़ा सा रिएक्शन बताई हुई है, तो वही है रिएक्शन। In aldehyde there is only one alkyl group attached to a carbon atom, while in a ketones there are the 2 such alkyl groups, जिसकी वजह से बच्चों क्या हो जाएगी? स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। द प्लस साइड इफेक्ट दूसरा है बच्चों आप लोगों का, कौन सा फैक्टर है? द प्लस साइड इफेक्ट ऑफ द आर ग्रुप डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द
कार्बोनाइल कार्बन एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स। तो ये बोल रहा है कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा आर ग्रुप का, वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा उस पॉजिटिव चार्ज को, कहां पर, जो कार्बोनाइल का कार्बन एटम होगा। यहां पर क्या चाहिए, ज्यादा होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तभी न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अप्रोच कर सकता है। लेकिन जैसे मैं 2 आर ग्रुप लगा देंगे तो यहां पर जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरा यहां पर बच्चों लिखा है मोर नंबर ऑफ आर ग्रुप लीड्स टू स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है आप लोगों का राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो इसके अंदर होता क्या है, ये जो फिनोल होता है वो रिएक्शन करता है CH_Cl3NaOH के साथ, और आप लोगों का जो बनता है कॉम्प्लेक्स, वो बनता है आप लोगों का ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स में। और उसके बाद फिर हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड के साथ बेंजाइल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, ये OH और यहां पर है, और यहां पर ये जो आप लोगों का CH_Cl3 होते हैं, यहां पर पहले ये जनरेट करता है किसको, कार्बिन को। किसको बच्चों, कार्बिन को जनरेट करता है। CCl2 किसको जनरेट करता है बच्चों, आप लोगों का, पहले हम लोग फ्री रेडिकल जो आप लोगों की कार्बिन है उसको जनरेट कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है, CH_Cl3 यहां पर क्या करता है, रिएक्शन करता है NaOH के साथ, और यहां पर क्या जनरेट हो जाता है आप लोगों का, इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स होता है वो, मतलब आप लोगों का जो इंटरमीडिएट होता है वो जनरेट हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो ये जो आप लोगों का फिनोल होता है वो रिएक्शन करता है NaOH के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फिनो ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, आप लोगों का कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फिनो ऑक्साइड ये जो कार्बिन यहां पर जनरेट होती है बच्चों, उसके साथ क्या करता है बच्चों, रिएक्शन करता है यहां पर। क्योंकि जो आप लोगों की कार्बिन होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की होती है। ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये आप लोगों का क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का डबल बॉन्ड O, और यहां पर ऐसे करके, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, CCl2 में। अब यहां क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन को चुराएगा, और ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके शिफ्टिंग होगी इसकी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आप लोगों का O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पर ये CH_Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करेगा, एक्वस NaOH डाला होता है, वो करता है सब्स्टिट्यूशन। क्या करता है बच्चों आप लोगों की, सब्स्टिट्यूशन करता है। वो क्या करेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां क्या होगा, ये जो Cl होंगे दोनों ये हट जाएंगे, और यहां पर क्या लग जाएगा आप लोगों का, OH ट्वाइस लग जाएगा। इसका मतलब ये है, अब क्या होता है, ये जो बच्चों आप लोगों का ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ये जब आप लोगों का ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा, CH और यहां OH और यहां OH, तो यहां पर क्या होता है, यहां से वाटर का एलिमिनेशन होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसके अंदर, आप लोगों का O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये यहां पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन का मतलब H पॉजिटिव डालेंगे। H पॉजिटिव यहां जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ होता है उसके ऊपर जाके लग जाता है, और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड मिल जाएगा आप लोगों को। बेंजाइल्डिहाइड यहां पर जनरेट हो जाएगा। तो बात समझ में आई बच्चों, तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, इस तरह से ये क्या होती है आप लोगों की राइमन-टाइमन रिएक्शन होती है। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अगर बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ गिव्स द मैनर इन विच द प्रोटीन चेन इज फोल्डेड। तो इसमें क्या होती है, जो प्रोटीन चेन होती है वो क्या होती है बच्चों, आप लोगों की फोल्डेड होती हैं। इट अराइजेस फ्रॉम द प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वन रीजन ऑफ द बैकबोन टू द अनदर। तो बच्चों ये आप लोगों का क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है। बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है गिव द IUPAC नेम ऑफ K3 एल्यूमिनियम C2O4 थ्राइस। तो इसका आप लोगों को क्या करना बच्चों, नामकरण करना है। तो जब भी नामकरण करना है तो पहले आप लोगों को क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है आप लोगों का एल्यूमिनियम, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आप लोग इसको क्या मान लो, X मान लो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, X मानी मैंने, या फिर मैं से बोल सकता हूं इसके ऊपर चार्ज कितना आप लोगों का X है, ठीक है। अगर यहां पर इसके ऊपर कितना है, +1 चार्ज है, एक K के ऊपर +1 चार्ज है, तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, +3। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना होगा, -3। ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं एक ऑक्सालेट के ऊपर, तो एक ऑक्सालेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, +-2
मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 3 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है -3 है बच्चों। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का +3। इसका मतलब जो एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों आप लोगों का 3 आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना जो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले जो आयन दिया होता है या जो आप लोगों को एलिमेंट दिया होता है उसका नाम आप लोगों ने पहले लेना होता है। ठीक है, तो यहां पर नाम किसका आएगा, पहले पोटाशियम का नाम आएगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने लीगेंड का नाम लेना होता है। किसका नाम लेना होता है बच्चों, लीगेंड का नाम लेना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नाम लेते हैं किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर -3 आता है या माइनस आता है तो हम लोग क्या करते हैं 8 लगा देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम। ठीक है, ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, और साथ में आप लोग रोमन वर्ड्स में क्या लिख दोगे, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको लिख देंगे, तो इसलिए इसका नाम हो गया पोटाशियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ड्रॉ एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द कोबाल्ट NH36। ठीक है, इसका आप लोगों ने क्या बनाना है, आप लोगों ने इसका जो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो आप लोगों ने मेंशन करना है और हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए बनाना है। तो इसको करने से पहले आप लोगों ने बच्चों ध्यान में ये रखनी है बात कि सबसे पहले आप लोगों ने इसके केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। दूसरा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो लिगेंड लगा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि वो पेयरिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, वो पता होना चाहिए आप लोगों को बच्चों। तो याद रखना, अगर कोबाल्ट के साथ में, ठीक है, और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होगा और अगर उसके साथ में NH3 लगता है तो वो हमेशा किसको प्रेफर करेगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो पेयरिंग कर देगा बच्चों, क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। ठीक है, इसकी सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, जैसे ये है, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। तो बच्चों आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सालेटो पानी सुनो, अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो याद रखना ये जो आप लोगों के लीगेंड होते हैं कैसे होते हैं, आप लोगों के स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं। तो बच्चों ये जो आप लोगों को ये सीरीज लिखवाई तो कैसे याद रखेंगे, आप लोग ऐसे याद रखेंगे, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सालेटो पानी सुनो, अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो ये जो बच्चों आप लोगों के होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये हमेशा पेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, ये पेयरिंग करेंगे। इसके सिवा बाकी जो आएंगे सारे वो आप लोगों के क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। ये अमोनिया कुछ केसेस में कर सकता है बच्चों, जैसे कोबाल्ट आएगा, कभी भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब ये जो जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में आएगा तो ये जो अमोनिया होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों समझ में आई बात, तो ऐसे याद रखना, इसमें अब समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आगे बात करते हैं करना कैसे होता है। सबसे पहला काम करना होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज होगा X और एक अमोनिया के ऊपर चार्ज होता है 0, तो 6 अमोनिया पे कितना हो जाएगा 0, मतलब 6 पे कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 0 से, तो ये हो जाएगा +3, तो ये आएगा आप लोगों का X + 0 गिव्स यू +3। तो इसका मतलब X कितने के बराबर आ गया, +3। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस अब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, अब आप लोगों को पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, आप लोगों का कितना होता है, आप लोगों का होता है 27। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी होती है, डायरेक्ट देखो, ये जो 7 होगा ये आप लोगों ने कहां लिख देना है, 3D के साथ, 3D 7 हो गया, और ये जो 2 है ये कहां लिख देना है, 4s के ऊपर लिख देना है। जैसे मान लो कि 25 है आप लोगों का, ठीक है, मैग्नीज है, तो इसमें क्या करना है आप लोगों ने, ये जो 5 है ये किसके ऊपर लिख देने हैं, 3D के ऊपर लिख देने हैं, ठीक है, और ये जो 2 है ये किसके ऊपर लिख देना है, 4s2 के ऊपर लिख देना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऑर्बिटल बनाने हैं। ये ग्राउंड स्टेट में अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बाहर
नहीं निकाला है। तो यहाँ पर अगर कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट के जो डी ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं आप लोगों के, 1 2 3 4 5 है। और यहाँ पर कितने, एस में कितने हैं, 1 है, और इसमें कितने हैं, 3 है। ये ग्राउंड स्टेट में अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला है। दूसरी आप लोगों ने बच्चों बीबीटी ये बोलता है कि आप लोगों ने उतने एम्प्टी डी ऑर्बिटल रखने हैं या ऑर्बिटल रखने हैं, डी ऑर्बिटल तो नहीं बोलूंगा लेकिन ऑर्बिटल इतने रखने हैं खाली जितना इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहां इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो इसका मतलब आप लोगों को एम्प्टी ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 6 चाहिए आप लोगों को। तो आगे जब हम लोग लिखेंगे तो यहां पर किस में लिखेंगे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब आप लोगों ने जो 3 इलेक्ट्रॉन थे उनको बाहर निकाल दिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, हमेशा याद रखना पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकालना, अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में इस तरह का इसका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों को। आगे है, अब देखो जरा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन जब होगी, अब देखो अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो लिगेंड लगा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में होगा और अगर अमोनिया लगा होगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये क्या होगा, यहां से ये इसके साथ पेयरिंग में चला जाएगा, ये यहां आएगा और ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, पेयरिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर पेयर्ड अप हो गए। ठीक है, अब इसके पास देखो कितने चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल, 6 चाहिए, तो 3 तो ये हो जाएंगे, एक यहां से ये हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला इधर गया तो ये वाला इधर आ गया, तो इसका मतलब इसके पास कितने बचे, 2 बचे होंगे। तो 2 डी ऑर्बिटल आगे, 3 डी ऑर्बिटल आगे, एक एस का आ गया और 3 किसके आगे, किसके आगे, पी के आगे। तो टोटल कितने यहां पर यूज हो गए बच्चों, 6 ऑर्बिटल यहां पर यूज हो गए। इसीलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कितने डी के कितने यूज किए, 2, और एस का कितना यूज किया, 1, और पी के कितने यूज किए, 3। तो क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, अब मैं आपसे पूछूं कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। देखो सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे क्या हैं आप लोगों के, पेयर्ड है, तो इसीलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। कैसे होगा बच्चों, ये आप लोगों का डायमैग्नेटिक होगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो बच्चों यही सब है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, आप क्या आ गई, D2sp3 आ गई। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो आप लोगों का कैसा होगा, स्ट्रक्चर या शेप, वो आप लोगों का ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसा होगा बच्चों, आप लोगों का ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज फ्यूल सेल, एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, तो बच्चों ये भी आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, आप लोगों का बैटरी से आया हुआ है। तो फ्यूल सेल होता क्या है बच्चों, ठीक है, फ्यूल सेल आर गैल्वेनिक सेल इन विच द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल एक्सेट्रा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू, मतलब जब उनमें कंबशन होगा तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग, जो कंबशन में एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग यूज कर लेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो फ्यूल सेल कुछ इस तरह से होता है आप लोगों का फ्यूल सेल जो होता है वो कुछ इस तरह सा होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये जो एनोड होता है, ठीक है, ये जो आप लोगों का एनोड है ये किसका बना होता है बच्चों, कार्बन का बना होता है। ये पोरस होता है, कैसा होता है आप लोगों का, पोरस होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों आप लोगों का, पोरस होता है। ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, ये कैसा है आप लोगों का, पोरस होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां से एक जो आप लोगों का इलेक्ट्रोड होता है उसकी तरफ से हाइड्रोजन को सप्लाई किया जा रहा होता है और एक तरफ से किसको किया जा रहा होता है, आप लोगों का सप्लाई, ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है यहां पर। ठीक है, बात समझ में आई। अब होता क्या है बच्चों, यहां पर ऐसे समझ लो, यहां पर 2 हाइड्रोजन यहां पर जाएंगे, ऐसे ऐसे करके यहां पर 2 हाइड्रोजन जाएंगे। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर कैटलिस्ट होता है आप लोगों का, यहां पर क्या होता है बच्चों, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और यहां पर जो आप लोगों के जो कैटलिस्ट होता है वो यूज किया जाता है, प्लैटिनम यूज किया जाता है, प्लैटिनम यूज किया जाता है। ठीक है, एजी वगैरह का, सिल्वर वगैरह का, CaO का भी यूज किया जाता है बच्चों आप लोगों का। ठीक है, तो वो यूज किया जाता है क्योंकि यहां पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर ऑक्सीडेशन हुई तो इसका मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन थे ये आप लोगों के क्या करेंगे, टूटेंगे। जैसे ये 2 हाइड्रोजन है, ऐसे ऐसे बता सकता हूं मैं आप लोगों को, ऐसे समझा सकता हूं कि ऐसे समझो, H है, यहां पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ये दोनों, ये जब दोनों मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 4 हाइड्रोजन यहां पर प्रोड्यूस होंगे, 4H पॉजिटिव यहां पर क्या होंगे बच्चों, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब जब 4H पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे और साथ में क्या प्रोड्यूस होंगे बच्चों आप लोगों के, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे।
ठीक है बच्चों। अब ये जो 4 हाइड्रोजन यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर जो सोल्यूशन होता है, यहां जो सोल्यूशन लिया होता है वो होता है KOH का। किसका सोल्यूशन होता है? KOH का, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहां पर भी किसका होता है? K पॉजिटिव OH नेगेटिव का। यहां पर किसका होता है? K पॉजिटिव OH नेगेटिव का। यहां पर क्या होता है? सोल्यूशन लेके रखा होता है, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहां से जाएंगे और यहां से, यहां जो आप लोगों का सर्किट होगा उससे फ्लो करेंगे और यहां की तरफ चले जाएंगे। और यहां पर क्या होगा आप लोगों का? 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मैं बना रहा हूं नेगेटिव नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। जरा थोड़ा सा मैं अलग कलर यूज करता हूं। यहां पर ये किसकी फॉर्म में आ रहे हैं? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोगों के नेगेटिव फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, अब ये जो 4H पॉजिटिव है ये कंबाइन करेंगे इन 4 हाइड्रोक्साइड के साथ। कितने के साथ? इन 4 हाइड्रोक्साइड के साथ। और यहां पर 4 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? वाटर के। किसके मॉलिक्यूल बनेंगे? वाटर के, ठीक है बच्चों। अब ये जो 4 आप लोगों के यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि ये जो 4H पॉजिटिव यहां पर गए, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन साइड पे जो है ये एनोड पे ये सब हो रहा होगा उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो 4H पॉजिटिव है ये क्या करेंगे, ये जो 4 OH प्रोड्यूस हुए इनके साथ में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। और आप लोगों का क्या बनेगा भाई? यहां पर आप लोगों को मिलेगा यहां पर 4 वाटर मॉलिक्यूल और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एनोड के ऊपर ये कहानी हो रही होगी आप लोगों की, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो ये जो आप लोगों का ऑक्सीजन होता है, जैसे यहां से ये इस तरफ मूव किए और यहां पर क्या हुए आप लोगों के? क्या हुए? 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। यहां जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ क्या करेंगे बच्चों? कंबाइन करेंगे। इसका मतलब O2 ये कहां पर फिनोमेना होगा? ये आप लोगों का रिडक्शन होगी। वहां पर क्या होगी आप लोगों की? रिडक्शन होगी। ओवरऑल रिएक्शन ऐसे करके होती है। फिर आप लोग इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन यही आ जाती है आप लोगों की। कैथोड रिडक्शन होगी आप लोगों के कैथोड के ऊपर। वहां पर क्या होगा? वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होगी और ये 4 इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होंगे? कंबाइन होंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल वहां से आके क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को क्या मिल जाएंगे वहां पर? 4OH नेगेटिव मिल जाएंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूं ये 2 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ और ये 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे और यहां से दोबारा फिर से क्या मिल जाएंगे आप लोगों को? 4OH नेगेटिव यहां पर क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे। तो ये एनोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है और कैथोड के ऊपर ये वाली जो है वो रिएक्शन होगी। जब इनको हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन जो बनती है वो ये 2H2 + O2 और 2H2O बनती है। तो इस फ्यूल सेल के अंदर यही सब होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द गैसेस बीइंग कंज्यूम्ड आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बस अब थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं मैं, थोड़ा सा समराइज करके कि होता क्या है। यहां से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और यहां पर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसकी फॉर्म में टूटेंगे? 4H पॉजिटिव की फॉर्म में। और 4 यहां से क्या निकलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसके बाद क्या होगा? ये जो यहां जो चार H पॉजिटिव बने हुए हैं वो इन 4 OH के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और 4 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर क्रिएट करेगा। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस तरफ जाएंगे और यहां पर रिडक्शन होगी, जहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपस में, 2 वाटर मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेंगे और क्या जनरेट करेंगे? 4 मॉलिक्यूल, 4 आप लोगों के OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यही सब क्या होता है आप लोगों का? फ्यूल सेल के अंदर होता है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसी की वजह से क्या आता है आप लोगों का? इलेक्ट्रिक करंट आता है। द गैसेस बीइंग कंज्यूम्ड आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड। तो ऐसा है कि जो गैसेस, एक तरफ से हाइड्रोजन जा रहा है, एक तरफ से क्या जा रहा है आप लोगों का? ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल इज हाउएवर फेस्ड विद द सर्टेन डिफिकल्टीज, अ फ्यू दीज आर फॉलोज। तो ये बोल रहा है कि कुछ डिफिकल्टीज होती हैं हम लोगों को जब हम लोग फ्यूल सेल को हैंडल करते हैं। तो हाई कॉस्ट ऑफ द कैटलिस्ट, तो इसमें हाई कॉस्ट वाले जो कैटलिस्ट होते हैं, जिनकी जो आपकी मेटल्स होती हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जनरली वही यूज किए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन की, वही यहाँ पर क्या होते हैं आप लोगों के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत ये है, आप लोगों ने बच्चों इसको ध्यान में रख लेना है। और आप लोग ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लो, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, how much electricity is required to obtain 4 gram of calcium by electrolysis of calcium chloride, give the units of molar conductance। मतलब ये 2 क्वेश्चन है, इसको भी मैं सेपरेट कर रहा हूं, इसको A लिख रहा हूं और इसको क्या लिख रहा हूं मैं? B लिख रहा हूं।
तो ये आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी जब मैं 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, ठीक है, ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आप लोगों का अगर मैं बात करूं ये कौन से चैप्टर से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, और फैराडे जो आप लोगों का सेकंड लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का, वहां से आप लोगों को ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो होता क्या है, देखो जब भी अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने पहले रिएक्शन लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है बच्चों? आप लोगों ने रिएक्शन लिख लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल कैसे प्रोड्यूस होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, इसमें गेन हो रहे, तब ये किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव। मतलब अगर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, किसको रिड्यूस करने के लिए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव को रिड्यूस करने के लिए। तो फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 2 फैराडे जो है इतने चार्ज, कूलम चार्ज की नीड है किसको प्रोड्यूस करने के लिए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए। आगे बात करूं तो 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस द 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 2 फैराडे से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 फैराडे से 40 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जब मैं 4 ग्राम अगर मैं कैल्शियम ले लूं तो कितना प्रोड्यूस होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 फैराडे, जब 1 ग्राम अगर मुझे कैल्शियम चाहिए तो उसके लिए कितने कूलम चार्ज की, कितने फैराडे कूलम चार्ज की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि 2f डिवाइड बाय 40। अब कितने ग्राम के लिए पूछा है, 4 ग्राम के लिए पूछा है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2f डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 4। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आप लोगों की, 4 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी आप लोगों की, ये कट गया तो ये हो जाएगी आप लोगों की 0.2 फैराडे की आप लोगों को नीड होगी। किसके लिए बच्चों, जब आप लोग 4 ग्राम मतलब 4 ग्राम ऑफ जब कैल्शियम लेंगे तो उसके लिए इतने फैराडे कूलम चार्ज की क्या होगी आप लोगों की जरूरत होगी, ठीक है बच्चों। फैराडे की वैल्यू होती है 96500, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, वो आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस का आप लोगों को यूनिट पूछा था, तो उसका होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, ये न्यूमेरिकल्स है बच्चों आप लोगों का, ये आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। किससे आया हुआ है बच्चों आप लोगों को, केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है बच्चों। याद रखना यहां पर क्या है, लॉग यूज किया गया है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों। log a इंटू बी किसके बराबर होता है बच्चों, याद रखना इसको, log a प्लस log b के बराबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं log a डिवाइड बाय b तो ये होता है log a माइनस log b, ये होता है आप लोगों का। अगर बात करूं log a रेज टू पावर n तो ये होता है n log a, इसके बराबर होता है। तो यही आइडेंटिटीज हम लोग log के केस में यूज करते हैं। और अगर हम लोगों को नेचुरल लॉग से कन्वर्ट करना है सिंपल लॉग में तो मल्टीप्लाई किया जाता है इस नेचुरल लॉग को 2.303, ठीक है। बाकी बेस बूस तो आप लोगों ने देखना नहीं है, उसकी ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बाकी आप लोगों को सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 27 मिनट्स। ये आप लोगों से ये पूछ रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट हो रही है कितने में, 27 मिनट्स में। अब ये बोल रहा है कि when will the same reaction be 90%, ये अब ये बोल रहा है कि कब आप लोगों की, मतलब ये टाइम पूछ रहा है आप लोगों से, क्या पूछ रहा है बच्चों, टाइम पूछ रहा है कि कब जो सेम रिएक्शन है 99% कंप्लीट होगी। तब आप मतलब जब 99% कंप्लीट हो जाएगी तब जो टाइमिंग होगी या टाइम होगा वो कितना होगा उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये 90% क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है आप लोगों का 2.303 डिवाइडेड बाय टी log, यहां पर मैं ए लिख रहा हूं, ए होती है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स होती है जो रिएक्शन होने के बाद, जैसे मैंने क्या किया, मैं रोटी खा रहा हूं तो रोटी में क्या है, जो पहले आप लोगों ने एक चपाती ली वो तो पूरी है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें से छोटा सा हिस्सा खा लिया, उसके बाद जो रोटी बची है वही आप लोगों की क्या है बच्चों, ए माइनस एक्स है। तो ये बोल रहा है कि भाई कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट हो रही है, किस
कितनी कंप्लीट हो रही है बच्चों? 90%। तो मैं मान के चल सकता हूं कि जो पहले कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? 100 थी, तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा? 100 लिखा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें से 90% कंप्लीट होगी, बोलने का मतलब 100 में से 90 आप लोग खा गए। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि चपाती पहले क्या थी? 100% थी, पूरी गोल थी, उसमें से छोटा सा हिस्सा मतलब 90% आप लोग खा गए, तो उसके बाद से ये बचा, इतना सा हिस्सा बचा, तो कितना बचा होगा? 100 माइनस 90। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया? 100 माइनस 90 किया। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया? 90% से मैंने क्या किया? के की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि देखो रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट भी क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली? के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो यहां टाइम निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा? के की वैल्यू चाहिए होगा। तो के की वैल्यू मैंने कहां से निकाली? जो मुझे ये 90% कंप्लीट इन 27 दिया है, यहां से मैंने के की वैल्यू निकाल ली बच्चों। ठीक है, आगे क्या करूंगा? यहां से मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी, उस के की वैल्यू को क्या करूंगा मैं? 99%। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहले 100% था, ठीक है, उसमें से 99 हम लोग खा गए, मतलब 100% क्या है आप लोगों की? पूरी गोल रोटी है, उसमें से 90% खा गए, तो कितना बच? 99% खा गए, मतलब 99 खा गए, तो इसमें के बाद कितना बचा? एक ही हिस्सा बचा। तो इसीलिए 100 यहां पर होगा 100 माइनस 99, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है, जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 54 मिनट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। फिनोल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। तो ये बच्चों हम लोगों ने पहले भी कर लिया था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो देखो यहां पर क्या है? आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, फिनोल्स आर मोर एसिडिक, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? जब यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब यहां पर क्या होगा? फिनोक्साइड बनेगा। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बच्चों, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? जब ये यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये फिनोक्साइड बनेगा बच्चों। फिनोक्साइड बनेगा तो फिनोक्साइड किससे स्टेबलाइज हो जाएगा? रेजोनेंस से। किससे स्टेबलाइज हो जाएगा बच्चों? रेजोनेंस से। इसीलिए यहां पर ये जो आप लोगों का acquire more positive charge, it will strongly attract and the shared electrons of the version towards itself and H positive ion is released. तो इसी कारण ये क्या होगा बच्चों आप लोगों का? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपैरिजन टू किसके? अल्कोहल की। देखो अल्कोहल में क्या लग रहा है? यहां पर अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा क्या नहीं हो रहा है? स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। दूसरा ने लिखा फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, thus the phenoxide ion is readily formed due to the dissociation of a phenol. On the other hand, neither alkoxide is a resonance stabilized. देखो 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 बच्चों, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है बच्चों। मोर ओवर अल्काइल ग्रुप ड्यू टू इट्स प्लस इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इन अल्कोक्साइड एंड thus the destabilize it। तो वही बातें इन्होंने लिखी हुई है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। तो वही है, याद रखना कि इसके केस में फिनोक्साइड में जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज है किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। लेकिन यहां पर वो किसी भी रेजोनेंस के द्वारा क्या नहीं है? स्टेबलाइज नहीं है। यहां पर उल्टा वो क्या हो रहा है? डिस्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि यहां पर आर जो है वो बच्चों को लगा रहा है प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, what happens when the propane 2-ol is heated with H2SO4? बच्चों ये 10th का क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसका क्वेश्चन है ये? 10th का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो होती है इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा क्या? इसके अंदर क्या होगा? CH3 है, CH है, OH है, और यहां पर क्या है? CH3 है, और सल्फ्यूरिक एसिड को मैं H पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव की फॉर्म में लिख रहा हूं, HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में लिख रहा हूं। अब क्या होगा? इसके पास लोन पेयर है, इसको पकड़ेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? CH3 CH OH, और यहां OH, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा? CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? बच क्या जाएगा? HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। यहां से वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो इसका मतलब यहां पर CH पॉजिटिव, और यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। ठीक है, और यहां से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों? यहां पर वाटर का एलिमिनेशन होगा, यहां से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हीट किया है तो एलिमिनेशन होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गई बात?
लग गया बच्चों, बता, डिहाइड्रेशन। अगर टेम्परेचर हाई होता तो यहां पर फॉर्मेशन होती ईथर की, किसकी किसकी ये होती आप लोगों की, ईथर की क्या होती, फॉर्मेशन होती बच्चों। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। कंपेयर डीएनए एंड आरएनए इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस है। बायोमोलिक्यूल्स का, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ये आप लोगों का, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से आया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज 2-deoxy D ribose, the sugar present in RNA is a D minus ribose। ठीक है, डीएनए consists of cytosine and thymine as a pyrimidine basis, RNA contain cytosine, uracil, pyrimidine basis। ठीक है, आगे है डीएनए हैज अ डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए हैज अ सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका बच्चों। डीएनए मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेरी लार्ज होते हैं आप लोगों के, आरएनए मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं आप लोगों के, स्मॉलर होते हैं आप लोगों के। डीएनए हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, आरएनए यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट। डीएनए कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट्स, आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये आप लोगों को डिफरेंस पूछ सकते हैं। जब मैंने ब्लूप्रिंट बताया था तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या रहता है, आप लोगों को डिफरेंस आता है बायोमोलिक्यूल से, ज्यादा बाकी देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर मैं बात करूं विटामिन डी हो गया, प्रोटीन हो गया, तो वहां से आप लोगों को फैट सोलुबल वगैरह वहां से क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। तो आप लोगों का जो विटामिन डी का जो आप लोगों को केमिकल नेम है वो है आप लोगों का कैल्सीफिरोल। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। रिसर्चर इज, ये आप लोगों का बच्चों सेक्शन डी है, जिसमें आप लोगों को क्या रहेगा बच्चों, केस स्टडी रहेगा। तो ये बोल रहा है रिसर्चर इज स्टडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स विद द वेरियस रिएजेंट। तो ये केस स्टडी जो है बच्चों आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये जो आप लोगों को केस स्टडी आई हुई है, ये आई है आप लोगों को हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन से आप लोगों को ये केस स्टडी इन्होंने डाली हुई है, वहां से आप लोगों को देखने को मिल रही है ये। ठीक है, इन्होंने डाली हुई है। ठीक है, पूछ रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, शी ऑब्जर्व्स डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन रिएक्टिविटी बिटवीन द हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो ये कुछ इन्होंने बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, हम लोग सीधा आंसर पे आते हैं। ये बोल रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन विद एक्वस NaOH। अब ये बोल रहा है कि क्लोरो राइट द केमिकल इक्वेशन, आप लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखनी है बच्चों, क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब रिएक्शन होती है किसकी, क्लोरोमीथेन की। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। जब ये किसके साथ होता है, एक्वस KOH NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH। तो याद रखना जब भी आप लोगों का एक्वस NaOH होता है तो हमेशा रिएक्शन ये जो होगी ये आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कैसी होगी बच्चों आप लोगों की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो OH होता है ये सब्स्टिट्यूट कर देता है यहां से इस Cl को, ये Cl यहां से बाहर हो जाएगा, OH जो है वो CH3 के साथ चिपक जाएगा, Cl यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब किसने करी यहां पर, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूट किसको किया, क्लोरीन को, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई इसके अंदर। कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है यहां देखने को मिली। तो इसका मतलब यहां पर बनेगा CH3OH और साथ में निकलेगा NaCl। तो कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। तो इसका मतलब राइट द केमिकल इक्वेशन, तो राइट द केमिकल इक्वेशन देखने को मिलेगी CH3Cl NaOH, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये कैसी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर। क्यों कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या, पार्शियल पॉजिटिव करैक्टर ज्यादा आएगा। और इसके ऊपर आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगा सकते हो, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या, नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बना, CH3OH प्लस NaCl। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है डज नॉट अंडरगो द सिमिलर रिएक्शन। अब ये बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो अ सिमिलर रिएक्शन विद एक्वस NaOH। अब ये बोल रहा है कि जो आप लोगों का क्लोरोबेंजीन है, बोलने का मतलब है ये जो क्लोरोबेंजीन है ये रिएक्शन करने क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता सिमिलर कंडीशन के अंदर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो इसके अंदर क्या होती है भाई, रेजोनेंस होती है।
क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होती है, रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या जनरेट होता है बच्चों आप लोगों का, इसके अंदर जनरेट होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। कैसा होता है आप लोगों का, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन को इस बेंजीन से छुड़ाना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसीलिए जो क्लोरोबेंजीन होता है वो ये वाली रिएक्शन जो है वो शो नहीं करता। दूसरी वजह बच्चों, अगर आप लोग इसको देखेंगे CH3Cl को देखेंगे और इस क्लोरोबेंजीन को देखोगे बच्चों, आप लोग क्लोरोबेंजीन को देखोगे, यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इस कार्बन की, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 है। तो sp3 वाले कार्बन और क्लोरीन को तोड़ना आसान है एज कंपैरिजन टू sp2 वाले कार्बन वाले सेंटर से क्लोरीन को तोड़ना क्या है, मुश्किल है। समझा की बात? तो याद रखना, क्योंकि यहां पर इनके बीच की जो बोन लेंथ होगी वो ज्यादा होगी और यहां की बोन लेंथ क्या होगी बच्चों, कम होगी। क्योंकि अगर बात करूं मैं इसकी बोन लेंथ क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर S करेक्टर कम होगा एज कंपैरिजन टू S करेक्टर ऑफ इसके बेंजीन वाले कार्बन की, ठीक है। और जिसमें S करेक्टर जितना ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहां की बोन लेंथ ज्यादा होगी और यहां की बोन लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो जो छोटा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना उतना स्ट्रॉन्ग होता है और उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये रीजन थे इसके। तो यही सब मैंने लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो अ सिमिलर रिएक्शन विद aqueous NaOH बिकॉज द एरोमेटिक ring is stabilized by the resonance, making it less reactive towards the nucleophilic substitution reaction compared to the chloromethane due to the partial double bond character due to the different hybridization। तो वही है आप लोगों का। आगे बात करते हैं बच्चों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कपलिंग रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि कपलिंग रिएक्शन के ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एक शॉर्ट नोट लिखेंगे, ठीक है। अब होती कैसे है रिएक्शन, शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों ने इसके ऊपर। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये आप लोगों का डाइजोनियम साल्ट होता है, आप लोगों का क्या होता है बच्चों, डाइजोनियम साल्ट होता है N2 पॉजिटिव। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं, और यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का Cl है, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का पॉजिटिव, और यहां क्या आ गया आप लोगों का, यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव लिख रहा हूं, और यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का Cl होता है। अब होता क्या है, ये OH ऐसे करके रिएक्शन करने आता है ऐसे, ठीक है बच्चों। ये ऐसे आएगा और ये रिएक्शन करेगा इधर और ये शिफ्ट होगा इधर, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा यहां पर बच्चों ये डबल बॉन्ड और ये वाला जो पोर्शन होता है बेंजीन का, इसके साथ में आके कपल हो जाता है ऐसे करके, ठीक है बच्चों। समझाइए बात, ऐसे करके इसमें क्या हो जाता है, कपल हो जाता है। तो यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं कि यहां पर जब ये यहां से देगा तो यहां से H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा। ये यहां पर मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं। यहां से क्या होता है, H पॉजिटिव यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर H लिखा रहने देता हूं, और यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां से क्या होगा, ये जो H होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से हाइड्रोजन को कर देगा, लीव कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बच्चों आप लोगों को। ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन छूटता है, यहां से हाइड्रोजन छूटेगा ऐसे, और फिर ये हाइड्रोजन यहां पर लग जाता है, फिर जाके आप लोगों को यहां पर क्या दिखता है, ये कॉम्प्लेक्स देखने को, मतलब ये आप लोगों को कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो होती कुछ इस तरह से है ये रिएक्शन। बात समझ में आई बच्चों? जब ये यहां से जाएगा तो यहां से ये जो हाइड्रोजन होता है यहां से वो एलिमिनेट हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है आप लोगों का, एलिमिनेट हो जाता है। यहां से मैं यहां पर लिख देता हूं H पॉजिटिव, ठीक है। फिर इस तरह का बनेगा, दोबारा फिर से रीएरोमेटाइजेशन होती है और ये आप लोगों को देखने को मिलता है। बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? ठीक है बच्चों, चलिए आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें से HCl निकल जाएगा, जो H पॉजिटिव यहां से निकला होता है वो Cl के साथ कंबाइन कर जाता है, वहां यहां से जो H निकलेगा साथ में यहां से जो Cl होता है वो दोनों कंबाइन करके HCl बना लेंगे। यहां से जो H निकला है
वो क्या करेगा, Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में क्या निकाल दूंगा, HCl। ठीक है, तो HCl यहां पर लिख दिया मैंने। समझ में आ गई बात? तो कपलिंग रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रोपेनमाइड इज हीटेड विद ब्रोमीन इन अल्कोहलिक क्यूवेज। ठीक है, तो ये होफमैन डिग्रेडेशन टाइप की रिएक्शन है ये आप लोगों की। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है आप लोगों की। ये CONH2 Br2 KOH आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी अमाइन में या किसी में भी अमाइंस में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आप लोगों का इन्होंने प्रेपरेशन दी होगी। इसके अंदर क्या है, CONH2 है। ठीक है, KOH है, RNH2 में कन्वर्ट होगा, K2CO3 KBr बनेगी आप लोगों का। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोगों को दी हुई है इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल। तो एनिलीन से फिनोल कैसे बनाएंगे? तो एनिलीन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एनिलीन लिया, याद रखना जब भी NH2 दिखे और साथ में क्या दिखे, NaNO2 दिखे और साथ में HCl दिखे, ठीक है, और साथ में क्या हो आप लोगों का, H नाइट्रस एसिड हो, तो हमेशा इस NH2 को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, इस NH2 को कन्वर्ट कर देना N2 के अंदर। किसके अंदर कर देना बच्चों, N2 के अंदर। अगर ये कंडीशन कभी भी दिख जाए तो हम NH2 को हमेशा कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट को जैसे हीट करूंगा, यहां पर क्या होगा, ये N2 पॉजिटिव Cl होगा। ठीक है, N2 पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड Cl है। ठीक है, यहां पर N2 ट्रिपल बॉन्ड Cl नहीं आएगा बच्चों, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है। यहां पर आएगा बच्चों आप लोगों का N आएगा इधर और फिर Cl नेगेटिव, ऐसे करके होगा। फिर यहां पर इसको हीट करेंगे, ये N2 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, HCl की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको याद कि यहां पर ये N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। वाटर ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो वाटर को आप लोगों ने ऐसे तोड़ देना, OH और H पॉजिटिव। तो इस H को पकड़ना और इसके साथ निकाल देना और इस OH को यहां चिपका देना, आप लोगों की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं साफ करके लिखता हूं, अच्छे तरीके से लिखता हूं। ऐसे करना है आप लोगों ने इसको याद करने के लिए, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर को आप लोगों ने OH नेगेटिव H पॉजिटिव की फॉर्म में तोड़ना, ये वाला Cl इसके साथ निकाल देना, HCl निकल गया। ये N2 जो होता है ये आप लोगों की सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, इसको नाइट्रोजन की फॉर्म में निकाल देना, बचा क्या, OH और बेंजीन को जोड़ के लिख देना, क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, क्या बन जाएगा, फिनोल। और साथ में N2 और यहां से क्या निकल जाएगा आप लोगों का बच्चों, HCl यहां से रिमूव हो जाएगा। कहानी समझ में आई? ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अ कंपाउंड Y। अब ये बोल रहा है कि कोई कंपाउंड X दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7, तो इसका मतलब X जो होगा वो होगा आप लोगों का, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूं, CH3CH2CONH2। तो ये अमाइड है आप लोगों का। ठीक है, प्रोपेन अमाइड है ये आप लोगों का। अब ये बोल रहा है कि जब ये रिएक्शन करेगा HNO2 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, HNO2 के साथ, तो इसमें क्या जनरेट होगा आप लोगों का, इसमें बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। मतलब X कंपोनेंट हो गया ये वाला, Y कंपोनेंट हो गया प्रोपेनोइक एसिड, मीथेन इथेन प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अब बोल रहा है कि जब हम लोग इस HNO2 को जब हम लोगों ने इसके साथ रिएक्शन करवाया तो Y मिला, मतलब Y आप लोगों का क्या है, Y आप लोगों का ये है। ठीक है बच्चों, which gives a brisk efficiency when react with the NaSCO3। जब वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम Y लग गया पता बच्चों, देखो X आप लोगों को क्या है, प्रोपेनमाइड है। जब इसने HNO2 के साथ रिएक्शन करी तो क्या मिला आप लोगों को, प्रोपेनोइक एसिड, साथ में नाइट्रोजन निकली और साथ में क्या निकला। अब ये जो आप लोगों का प्रोपेनोइक एसिड है, जब इसने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करी तो यहां पर क्या बना, सोडियम एसीटेट बना और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन आप लोगों का वाटर मॉलिक्यूल निकला और साथ में क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही क्या आई, ब्रिस्क एफर्वेसेंस यहां पर देखने को मिली। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स पता लग गया, प्रोपेनमाइड हो गया, वाई आप लोगों को लग गया प्रोपेनोइक एसिड हो गया, जेड की बात करता है। तो जेड को देख लेते हैं, ऑन हीटिंग एक्स विद द डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5। अब ये बोल रहा है कि जब हम लोग
X को रिएक्ट करवाते हैं P2O5 से। P2O5 जो होता है वो रिमूवल करता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या करता है वो, वाटर का रिमूवल करता है। तो यहां से क्या होगा, ये जो आप लोगों का यहां पर क्या होगा, ये जो आप लोगों का P2O5 होगा, यहां से क्या कर देगा, वाटर का एलिमिनेशन कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, वाटर का एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है, ये वाली बच्चों आप लोगों की नहीं रहेगा इसके साथ में, ये वाला आप लोगों ने कट कर देना है, ये वाला इसके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा प्रोपियोन नाइट्राइल, प्रोपियोनाइट्राइल। और इसकी जो प्लीजेंट स्मेल होती है, आलमंड जो आप लोगों के बादाम होते हैं वैसे इसकी स्मेल होती है। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्या था, आंसर था। तो एक्स हो जाएगा प्रोपेनमाइड, तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, एक्स हो जाएगा प्रोपेनमाइड, वाई हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा आप लोगों का प्रोपियोन नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं इसमें। अगला है, अगला ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों को आया हुआ है सॉल्यूशन से। किससे आया हुआ बच्चों, आप लोगों को सॉल्यूशन से आया हुआ है। ठीक है, मोलैरिटी है, मतलब आप लोगों को क्या निकालना है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है। अच्छा, क्या निकालना है, मोलैलिटी, मतलब स्मॉल m निकालना है, आप लोगों को पता है। ठीक है, अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इसमें गिवन क्या है, 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड देके रखा है, और इसका जो मोलिकुलर मास भी आप लोगों को देके रखा हुआ है। ठीक है, और सॉल्वेंट का मास भी देके रखा हुआ है आप लोगों को। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो पहला स्टेप जो होगा वो आप लोग क्या करोगे, जो मोल्स है वो निकालोगे। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, मोलर मास होता है। तो इसमें गिवन मास कितना है, 5 ग्राम है, और इसका जो मोलिकुलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 58.5 आ रहा है। तो मैंने मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकाल दिया, मास ऑफ NaCl है, गिवन मास लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, मोलर मास ऑफ NaCl आ गया, तो 5 ग्राम को मैंने डिवाइड किया 58.5 से, तो कितना आएगा आप लोगों का, 0.0855 मोल आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मास ऑफ वाटर, अच्छा इसमें सोल्यूट जो है वो आप लोगों का क्या रहेगा, सोल्यूट NaCl है, क्या है, NaCl है, और जो सॉल्वेंट है वो आप लोगों का क्या है बच्चों आप लोगों का, वो आप लोगों का वाटर है। अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो वो क्या होता है आप लोगों का, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसका अमाउंट जो होता है वो स्मॉल होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं इसमें। तो मोल्स मैंने जैसे निकाल लिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मास है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यहां पर क्या है, वाटर बच्चों, क्या है, वाटर है, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, केजी के अंदर। अब बस क्या करेंगे, यहां से मुझे मोल मिल गए, और यहां से क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अब बस मैं क्या करूंगा, इन दोनों चीजों को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। मोल्स आ जाएंगे 0.0855 मोल आ जाएंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 0.1 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1 केजी आ जाएगा। बस जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा इसका 0.855 मोल पर केजी। तो ये है आप लोगों का, ये आप लोगों का किसका ये था, सॉल्यूशन का था। ये वाला भी आप लोगों का सॉल्यूशन का ही है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्यूशन का ही है। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोगों का। आगे बात पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इजी क्वेश्चन है ये। इंटरेक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर एज बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर द डिफरेंट फ्रॉम दीज बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स। तो यही है बच्चों, आप लोगों ने डिफरेंस लिख लेने हैं। देयर इज अ नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन मिक्सिंग ऑन अ मिक्सिंग। ठीक है, तो वही सब कुछ लिखा हुआ है, तो बच्चों आप लोग इसको लिख लेना आप लोगों ने। ठीक है, ईच कंपोनेंट्स ओबे द रॉड्स लॉ, इसमें नहीं करता है, इसमें आप लोगों की डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, उसके केस में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों आप लोगों को, तो यही है इसके अंदर, तो बच्चों है आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Why do the transition elements form the colored compounds? अब ये पूछ रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों के कलर्ड कंपाउंड्स क्यों होते हैं। ठीक है, अगर मैं कलर्ड कंपाउंड्स की, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, याद रखना, वो एलिमेंट्स जिसकी जो डी ऑर्बिटल हो वो या तो पार्शियली फील्ड हो, ठीक है बच्चों, या हाफ फील्ड हो। कंप्लीटली फील्ड होता तो वो आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको नहीं बोलते हैं। जिंक को आप लोग कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, जिंक 2 पॉजिटिव आप लोगों का ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। जिंक आप लोगों का ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है। अब ये बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो आप लोगों के, अब ये बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों के कलर्ड क्यों होते हैं। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, टाइटेनियम H2O6 और यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का, यहां पर है आप लोगों का 3 पॉजिटिव। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी भाई आप लोगों की, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी टाइटेनियम की वो होगी 3। ठीक है, अब होता क्या है, जब इसके साथ में जब मेटल जो होती है, एलिमेंट जो होता है उसके साथ में जब वो लिगेंड आके जुड़ते हैं तो इसके जो ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। वो कैसे स्प्लिट होंगे, जैसे दो जो होंगे वो कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और 3 जो ऑर्बिटल होते हैं वो कहां जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, जिसको हम लोग T2G बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Eg बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आप लोगों का, 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। तो इसका मतलब 3d2 और 4s2। तो इसमें से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ओनली 1 बचा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। अब क्या होगा, जब कोई रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब जैसे ये ऊपर जाएगा तो उसके बाद कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो जितनी इसने उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया होता है उसको क्या कर देता है, उतनी एमिट कर देता है, और वो किसकी फॉर्म में निकलती है, कलर की फॉर्म में निकलती है। जिसकी वजह से जो इसके कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं आप लोगों को, कलर्ड दिखते हैं। तो याद रखना क्या होता है इसमें, क्या होता है, जैसे लिगेंड इसमें अटैच होते हैं तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो आप लोगों के ट्रिपली जनरेट होते हैं वो कहां चले जाते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और 2 कहां शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, कोई लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब जैसे ही, अब ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, और वो अनस्टेबल होगा तो फिर वो कहां आना चाहेगा, स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा बच्चों। अब जब वो स्टेबल स्टेट में आएगा तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उतनी एनर्जी वो क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, और वो किसकी फॉर्म में आती है, कलर की फॉर्म में आती है। इसीलिए जो ट्रांजिशन जो आप लोगों के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये यही बोल रहा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड both in the solid state and in the aqueous solution. The color of these ions is due to the presence of incomplete n-1 d subshell. When anions ligands approach the transition metal ions, their d orbital do not remain degenerate. तो ये बोल रहा है कि जो जब भी कोई लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम को तो उसके जो डी ऑर्बिटल होंगे वो आप लोगों के डीजनरेट नहीं रहेंगे। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी के नहीं रहेंगे, उनकी एनर्जी क्या नहीं रहेगी, सेम एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, दे स्प्लिट अप इनटू 2 सेट ऑफ एनर्जी लेवल। तो एक आप लोगों का Eg होगा और एक क्या होगा, T2G होगा। एनर्जी लेवल्स, वन with lower energy and the other with higher energy, this is called a crystal field splitting. इसी को आप लोग क्या बोलते हो, crystal field splitting बोलते हो। The d electrons in this metal ion can be easily promoted from one set of energy level to the another in the same d subshell. The amount of energy required to excite the electrons to higher energy state within the same d subshell corresponding to the energy to a certain colors of visible light. Therefore when white light corresponds to energy of the certain colors of the visible. अब ये बोल रहा है कि अब देखो, अब जो आप लोगों की व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो उसमें से कोई ऐसे कलर की ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके ताकि वो यहां से एक्साइटेड होकर कहां जा सके, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जा सके। ठीक है, एनर्जी ऑफ सर्टेन कलर्स है आप लोगों का। देयरफॉर when white light correspond to energy certain colors of the visible light, therefore when light falls on the transition metal ion compound, some of its energy corresponding to a certain color is absorbed causing the promotion of a d electron. This is known as dd transition. तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो कलर आता है किसके अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, वो किसकी वजह से आता है, dd ट्रांजिशन की वजह से आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dd ट्रांजिशन बोलते हैं। द रिमेनिंग कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर ट्रांसमिटेड, कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर ट्रांसमिटेड एंड द कंपाउंड्स अपीयर कलर्ड
फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को बात। तो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, गिव इट्स कॉजेस। ठीक है, तो याद रखना पुअर शेडिंग होती है F ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से क्या होता है आप लोगों का, ये आप लोगों को जो आप लोगों की लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो देखने को मिलती है ड्यू टू द पुअर शेडिंग ऑफ द F ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है इन्होंने। lengthenide contraction may be defined as the steady decrease in the size of lengthenide ions with the increase in the atomic number due to the lengthenide contraction. Ionic radii decreases from the cerium to the lutetium. ठीक है, as we move through the lengthenide series 4f electrons are being added one at each step. The mutual shielding effect of the 4f orbital is very little. याद रखना जो f ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेडिंग होती है बहुत ज्यादा पुअर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आप लोगों का, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो डिफ्यूज टाइप की होती है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता वो, ठीक है, उसकी वजह से वो अच्छे से क्या नहीं कर पाता, उसको शील्ड नहीं कर पाता। दिस इज ड्यू टू द शेप ऑफ f orbital, they are much diffused. The nuclear charge however increased by 1 at, तो आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे सीरीज की तरफ जाओगे तो आप लोगों का जो चार्ज होगा वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और ऐड भी होता चला जाएगा। इसमें आप लोगों का साइज बढ़ता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा बहुत ही इसमें क्या होता है बढ़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, lengthenide contraction बोलेंगे। This cause a reduction in the size of the entire 4FN subshell. The sum of successive reduction gives the total lengthenide contraction. The decrease in the atomic size is not so regular. It is more in case of the first 6 elements. However, the decrease in the ionic size of a M3 positive atomic number is quite M3 positive with atomic number is quite regular along the series. अभी बोल रहे कि कई जगह पे क्या होगा भाई, ऐसा नहीं है कि रेगुलर पैटर्न में बढ़ रहा है, कई जगह पे हो सकता है, यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट सो रेगुलर। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा भी नहीं घटता है क्योंकि इसमें पुअर शील्डिंग होती है, तो जिसकी वजह से जो साइज होता है वो इतना ज्यादा घटता भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करें जब हम लोग डाउन द पीरियड चलते हैं, ठीक है, जब हम लोग कॉलम के अलोंग चलते हैं, डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो यही होता है इसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो यही है क्योंकि ये पुअर शील्डिंग होती है किसकी, एफ ऑर्बिटल की वजह से, मेन कोज वही होता है आप लोगों का। आगे बात करते हैं, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों याद रखना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीजन इनका ये होता है क्योंकि इसमें आप किसकी वजह से होता है, हाफ फील्ड आप लोग ऐसे बोल सकते हैं n-v d जो ऑर्बिटल होता है उसकी वजह से जो ये जो आप लोगों का डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ both n-1d and ns electrons for bond formation as the energy of the penultimate। देखो एक होती है वैलेंस शेल, उसके अंदर जो होती है पेनल्टीमेट शेल, और उसके अंदर जो शेल होती है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, as the energies of the penultimate d orbitals and ultimate s orbitals are nearly same, the sum of the total ns and unpaired electron determines the हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये बोल रहा है कि जो n-1 d ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और जो s ऑर्बिटल में जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन होंगे वही डिसाइड करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, रिएक्शन दी हुई है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद द FeSO4। तो ये बोल रहा है कि जब KMnO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, आप लोगों का आयरन के साथ, तो क्या होगा, तो याद रखना जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन 2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, आयरन 3 के अंदर। तो यहां पर रिएक्शन दी हुई है आप लोगों को, FeSO4 H2SO4 KMnO4 ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीज सल्फेट के अंदर, फेरस सल्फेट के अंदर, यानी कि ये चला जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है यहां पर ये किसको, आपका आयरन को Fe3 पॉजिटिव में, और आप लोगों को ये वाली जो है रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ केमिस्ट्री के, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।